अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 7th लेक्चर है और इससे पहले लेक्चर में हमने ऑटो कोरिलेशन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था कि क्या डेफिनेशन होती है और उसके रीज़न्स क्या होते हैं ऑटो कोरिलेशन के, कि कैसे ऑटो कोरिलेशन आ सकती है, सीरियल कोरिलेशन क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन क्या होती है। उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स देखे थे कि किस किस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ देखे थे कि उसके असर क्या होते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है या किस किस टाइप की ऑटो कोरिलेशन होती है। पहले ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिटेक्शन के कौन 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 से टूल्स हैं आपकी ऑटो कोरिलेशन के। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन आपके पास है। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. Consider the multiple regression model, that is y t is equal to beta 1 plus beta 2 x 2t plus beta 3 x 3t plus beta 4 x 4t till beta k t plus ut. ये हमारे पास kth नंबर तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी कि हम कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं और एक हम इकोनोमेट्रिक मॉडल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बना सकते हैं। यूटी इसमें वही एरर टर्म है आपके पास, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं है। और सब इसमें जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन चेक किया जाता है। इसमें वो कैसे चेक करते हैं उसको हम देखते हैं। In which the current observation of the error term ut is a function of the previous lagged observation of the error term. अब इसमें हम एक नया मॉडल रन करते हैं जो कि आपकी एरर टर्म की वैल्यूज़ हम इससे पहले निकाल लेंगे y माइनस वाई हैट से, वाई आई माइनस वाई हैट आई से हम इसकी वाई टी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एरर टर्म जो है ये इसको फंक्शन बनाएंगे लैग्ड एरर टर्म का, यानी यू टी माइनस वन, उसमें वन वैल्यू का लैग डाल के हम उसको वो रन करेंगे अपनी यू टी के साथ। और इसको हम कैसे रन करेंगे, यू टी इज़ इक्वल टू रो, ये जो छोटा पी आपको लग रहा है ये बेसिकली रो होती है, रो कहते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा लैम्डा गैमा, ये रो होती है आर एच ओ, रो यू टी माइनस वन प्लस ई टी। तो इसमें हम ये मॉडल रन करेंगे तो अब देखते हैं कि इस मॉडल से हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो t माइनस वन आप यूज़ कर रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर t माइनस वन के साथ t माइनस टू भी करते तो ये सेकंड ऑर्डर, माइनस थ्री भी करते तो ये थर्ड ऑर्डर पे चली जानी थी, हायर ऑर्डर पे चली जानी थी। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो यू टी माइनस वन के साथ आप फर्स्ट ऑर्डर के साथ ऑटो कोरिलेशन चेक करते हैं। द कोफिशिएंट रो is called the first order autocorrelation coefficient and takes values of from minus वन to plus वन। सो इसकी रेंज क्या है रो की, कि ये माइनस वन से लेके प्लस वन के दरमियान रहेगा, माइनस वन से लेके प्लस वन के दरमियान रहेगा। यानी मैक्सिमम जो इसकी दो मैक्सिमम पोजीशंस हो सकती हैं, आउटकम्स हो सकती हैं, वो या माइनस वन हो सकती है एक तरफ से और एक तरफ प्लस वन हो सकती है। तो यानी कि माइनस 0.99 या प्लस 0.99, इसके बाद माइनस 0.8, माइनस 0.7, माइनस 0.6 ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, इसके बाद 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 उधर से वो ज़ीरो की तरफ। तो ये रेंज है आपके पास रो की, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है माइनस वन टू प्लस वन। It is obvious that the size of row will determine the strength of the serial correlation. तो यहाँ पे हमारे पास जो रो का साइज़ होगा, जो रो की वैल्यू होगी, वो आपके सीरियल कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करेगी कि कितनी ज़्यादा आपकी सीरियल कोरिलेशन की प्रॉब्लम मौजूद है। अगर वो प्लस वन के करीब ज़्यादा है, 0.9, 0.8, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन इसमें ज़्यादा है। उसके बाद अगर ये माइनस वन के करीब होगी तो हम कहेंगे कि इसमें नेगेटिव कोरिलेशन ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेंथ को ये शो करती है। वी कैन हैव थ्री डिफरेंट केसेस।
If rho is 0, then we have no autocorrelation. If rho approaches unity, the value of the previous observation of the error becomes more important in determining the value of the current error, and therefore high degree of autocorrelation exists. ये हाई ऑटो कोरिलेशन है. इन दिस केस वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन. ये सेकंड, पहली आपके पास थ्री जो हमारे पास केसेस थे, पहली केस में आपके पास रो ज़ीरो, अगर रो ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर रो की वैल्यू जो है वो यूनिटी आ जाती है, वन आ जाता है या वन के मोस्ट लाइकली करीब आ जाता है 0.99 0.9, द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरर, यानी पिछली जो एरर की वैल्यू थी, becomes more important in determining the value of current error, यानी पिछली जो एरर की वैल्यू थी वो एरर की अगली वैल्यू को सिग्निफिकेंटली जनरेट कर लिया, डिटरमिन कर रही है, एंड देयर फॉर हाई डिग्री ऑफ ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट. इस तरह की जो जो यूनिटी आई, जो +1 आया, इस तरह की जो ऑटो कोरिलेशन है उसको क्या कहते हैं? इन दिस केस वी हैव पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. सो if rho approaches to -1, -9 0.99 आ जाए, -0.9 आ जाए, 0.8 आ जाए, if rho approaches -1 we have high degree of negative correlation. So there are three cases of autocorrelation. One is rho is 0, second is rho is 1, third is rho is -1. If rho is equal to 0, it means that there is no autocorrelation. If rho is equal to +1 या approaches to +1, it means that there is positive autocorrelation, and if rho approaches to -1, it means that there is negative autocorrelation. So ut को अगर आप टाइम के साथ मेजर करते हैं, उसको टाइम के साथ आप उसको ड्रा करते हैं, तो इस तरह का आपके पास एक स्कैटर्ड डायग्राम बनती है. अगर आप उसको ut-1 के साथ करें, ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ut की वैल्यू को प्रीवियस ut की वैल्यू के साथ आप रिग्रेस करें, तो ये देखिए ये पॉजिटिव, जैसे जैसे ut-1 बढ़ रहा है वैसे वैसे ut भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव, यानी कि हर ut-1 यानी कि हर पिछली वैल्यू करंट वैल्यू ut की करंट वैल्यू को सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है. सो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. तो ये ग्राफिकल इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है. उसके बाद आपके पास हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन आ जाती हैं. हायर ऑर्डर में सबसे पहले सेकंड ऑर्डर क्या होगी? व्हेन आपने पहले मॉडल किया था ut इज़ इक्वल टू रो ut-1 प्लस et, यानी कि इसको फर्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर 1 क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास फर्स्ट वैल्यू का एक वैल्यू का लैग यूज़ किया हुआ था ut-1. अगर आप इसमें दो वैल्यूज़ का लैग ले लें ut-2, तो ये आपके पास हो जाएगी सेकंड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन. उसके बाद अगर आप इसमें -3 कर दें तो ये आपके पास थर्ड ऑर्डर पे चली जाएगी. पीथ ऑर्डर तक आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक पीथ नंबर तक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, टेंथ ऑर्डर को, तो पीथ ऑर्डर तक हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. तो मोस्ट कॉमनली जो इवेल्युएशन होती है ऑटो कोरिलेशन की, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन की होती है. So consequences of autocorrelation. The OLS estimators are still unbiased and consistent. वजह क्या है उसकी? This is because both unbiasedness and consistency do not depend on assumption 6, which is in this case violated. यानी कि ऑटो कोरिलेशन की जो अजम्पशन थी उसकी वायलेशन होना आपकी ना अनबाइसनेस को इफ़ेक्ट करती है, ना आपकी कंसिस्टेंसी को इफ़ेक्ट करती है. द OLS एस्टिमेटर विल बी इनएफिशिएंट. जब एस्टिमेटर्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे तो वो मज़ीद ब्लू बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं रहेंगे, एंड देयरफॉर नो लॉन्गर ब्लू. ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी, ये इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है आपका इस पे, आपके मॉडल पे, कि आपके जो कोफिशेंट हैं वो ब्लू नहीं रहते.
The estimated variance of the regression coefficients will be biased and inconsistent, and therefore hypothesis testing is no longer valid. In most of the cases, the R square will be overestimated and the t statistic will tend to be higher. तो जब टी स्टैटिस्टिक हायर हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो जो अनसिग्निफिकेंट थे वो भी सिग्निफिकेंट शो होने लग जाएंगे, और आपके पास जो है वो वेरिएंस जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसकी वजह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो आपकी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके ऑटो कोरिलेशन के। तो डिटेक्टिंग का देखते हैं हम कि डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं ऑटो कोरिलेशन को। दे आर टू वेज इन जनरली दो तरीक़ों से हम इसको टेस्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ द फॉर्मल वे विच इज़ डन थ्रू ग्राफ्स एंड देयरफॉर वी कॉल इट द graphical method. The second is through formal tests for autocorrelation like the following ones. कुछ टेस्ट भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मली तरीका आसान सा तरीका है कि हम यू टी को यू टी माइनस वन के साथ ड्रा कर लें, ग्राफ बना लें और देख लें कि पॉजिटिव उसमें आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आप टेस्ट अप्लाई करें। वो टेस्ट कौन कौन से हैं? द डर्बन वाटसन टेस्ट, द ब्रुश गॉडफ्रे टेस्ट और रन टेस्ट। सो ये तीन तरह के टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटो कोरिलेशन को। हम अपने इस कोर्स में डर्बन वाटसन टेस्ट अप्लाई करेंगे ऑटो कोरिलेशन पे और चेक करेंगे कि कैसे डर्बन वाटसन टेस्ट अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं ऑटो कोरिलेशन को। तो ये टेस्ट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है, इसका टेबल कैसे देखते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फाइंड करेंगे।